मेरे प्यारे योद्धाओं, आप हैं योद्धा और मैं हूं आपका सेनापति। आपके सभी युद्ध के सामने मैं खड़ा रहूंगा और आपके सभी समस्याओं में मैं आपके साथ रहूंगा। आप अभी एग्ज़ाम के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं और एग्ज़ाम से पहले अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी एक स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो कि अभी टेंशन में नहीं होगा, थोड़ा सा डिप्रेस्ड होगा, थोड़ी सी असफलताओं का डर होगा। ये सारी चीज़ें अभी सामान्य हैं और ये अगर आपको है तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल है। अगर ये नहीं है तब दिक्कत है, अगर ये है तो आप एकदम अच्छी कंडीशन में हैं और आपके लिए बिल्कुल भी एग्ज़ाम ख़राब नहीं जाने वाला है, आपके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है जिनको डर लग रहा है। और एग्ज़ाम के दिन अगर आपको ये लग रहा है कि अभी आप चीज़ें भूल चुके हो, चीज़ें अभी याद हैं कि नहीं हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिन बस आपको एकदम कूल माइंड से रखना है और आपके मानसिकता के आधार पे आपके वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते चले जाएँगे। सिली क्वेश्चन अगर आपके मिस्टेक नहीं होते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और सिली क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने के लिए क्या करना होता है? खुश रहना होता है। तो हम सबको क्या होना है? खुश रहना है। कल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अब हम लोग 20 दिन की स्ट्रेटजी में क्या इंक्लूड करें, थ्योरी पढ़ें या ऑब्जेक्टिव लगाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये मानो कि आपका आज 20 तारीख है और जनवरी का जो अंतिम दिन होगा वो 31 जनवरी तक आपका ये एक स्लॉट है और दूसरा स्लॉट क्या है? 1 फरवरी से 8 फरवरी का दूसरा स्लॉट है। दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले मैं बताऊं कि आखिरी के जो स्लॉट हैं 1 फरवरी से 8 फरवरी में, वो क्या करना है आपको? उस बीच में आपको एक बार पूरा हरिराम पटेल जो आपका या फिर जो भी आप छत्तीसगढ़ के विशिष्ट अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ जीएस के लिए बुक पढ़ रहे हैं, एक बार थ्योरी और एक बार ऑब्जेक्टिव जरूर लगा के जाना है। और इंडियन इंडियन पार्ट में मैंने जो आपको एनवायरनमेंट का नोट्स दिया है और इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया है, ज्योग्राफी का नोट्स दिया है, साइंस के जो तरीके बताए हैं, ये 4 सब्जेक्ट मेजर टॉपिक मैंने आपको बताए, जो अगर आप मेरे तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये घंटों में ख़त्म होने वाले हैं। एनवायरनमेंट के जो नोट्स दिया है मैंने वो मोर देन सफिशिएंट है, अगर वो नोट्स आपको 2-3 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है। साइंस को अगर आपने 4 घंटे में ख़त्म कर लिया है और इकोनॉमिक्स का जो नोट्स है अगर पहले बहुत बार रिवीजन कर लिया है तो अब उसको भी आपको पढ़ने में 4-5 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो एक दिन में ये 3 सब्जेक्ट आपके रिवाइज थ्योरी पार्ट हो जाने चाहिए थे। और आप हिस्ट्री तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ करते रहिए। और इससे पहले मैं पॉलिटी भी करा चुका था, लेकिन फिर से आपको मैं बताऊं कि लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया था और वही तरीका आपको लक्ष्मीकांत के बुक को पढ़ने का करना चाहिए। खास करके जो टॉपिक थ्योरेटिकल है, जो मैंने आपको बताया था कि ये आप किसी भी कोचिंग के बुक से पढ़ सकते हो, वो कोचिंग के बुक से पढ़ें। लेकिन जो टॉपिक्स आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ने मैंने बताया था, वो आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए, ताकि जो कुछ कॉन्सेप्चुअल है वो आपको हो। अब बात आती है अभी क्या करना है अगले 10 दिन में। अगले 10 दिन में आपको मेरे इतिहास के साथ, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास घटना चक्र एक बार आपका खत्म होना चाहिए, थ्योरी भी एक बार खत्म होना चाहिए। उसके बाद जो स्लॉट होगा अ, आपका 1 से 8 फरवरी वाला, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ आपको एक बार थ्योरी पढ़ के जाना है। तो आपका ये दिमाग होना चाहिए अभी के स्लॉट में 31 जनवरी तक में एक बार थ्योरी और एक बार ऑब्जेक्टिव हो जाए और बाद का स्लॉट जो है 1 से 8 फरवरी, स्लॉट 2 में आपका सिर्फ थ्योरी पढ़ें, ऑब्जेक्टिव ना लगाएं। और अभी ये तो हिस्ट्री हो गया, छत्तीसगढ़ का भी सेम रहेगा, आपका दो रोज दिन थ्योरी भी पढ़ें और ऑब्जेक्टिव भी लगाएं। ये आपका इस स्लॉट में भी रहेगा और सेकंड स्लॉट में भी सेम रहेगा, एक बार थ्योरी और एक बार ऑब्जेक्टिव छत्तीसगढ़ के लिए। और पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी की घटना चक्र आपको इस स्लॉट में लगाना है, सेकंड स्लॉट में घटना चक्र नहीं लगाना है। घटना चक्र इस वाले फर्स्ट स्लॉट में 31 जनवरी तक वाले स्लॉट में आपको घटना चक्र पॉलिटी के और थ्योरी भी एक बार लगाना है। स्लॉट 2 में घटना चक्र नहीं लगाना है, सिर्फ थ्योरी एक बार करना है। ज्योग्राफी का इस स्लॉट में एक बार थ्योरी और एक बार ऑब्जेक्टिव लग जाना चाहिए था,
31 जनवरी तक के डेट में आपका एक बार थ्योरी और एक बार ऑब्जेक्टिव लग जाना चाहिए था। स्लॉट 2 में सिर्फ थ्योरी, ऑब्जेक्टिव नहीं। आपका एनवायरनमेंट में जो नोट्स दिया है, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव के बुक होंगे तो आप लगा लेना, नहीं होंगे तो थ्योरी भी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। सूचना, ये आपका टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऐसा प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक भी थ्योरी में आपके पास जो लिखा है वो आप पढ़िएगा। दर्शन का नोट्स मैंने दिया है, बस उतना ही पढ़ लो। मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक बस लिखे हैं, जैसे अपूर्व का सिद्धांत किसने दिया, सत्कार्यवाद किसने दिया, असत्कार्यवाद किसने दिया, सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, बस इतना जो सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, बस अगर आप उतना पढ़ लेते हो और मेरे नोट्स जो पढ़ लिए हो तो दर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। स्लॉट नंबर 1 में पूरा इंडियन जीएस का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों लगना है। सीजी का भी दोनों थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों लगना है। स्लॉट 2 में जब आप पहुंचेंगे 1 फरवरी से, आपका सिर्फ उसमें इंडियन जीएस का थ्योरी एक बार रिवीजन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मत करना। और सीजी का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों एक बार हो जाना चाहिए था, ये आपका ध्यान में रखना चाहिए। करंट अफेयर की मैं बात करूं, सीजी करंट अफेयर तो मैंने आपको एकदम जिसको बोलते हैं फ्रीडम दे दिया था आपको, कि मैं आपको नोट्स बना के दिया हूं, आप उसको पढ़ रहे हैं। 1 महीने का नहीं दिया हूं, दिसंबर का मैं वो भी दूंगा, और 2-4 दिन में दिसंबर का भी दे दूंगा। नवंबर तक का मैंने आपको करा दिया है। आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के लिए मेरे नोट्स को आप सफिशिएंट मान सकते हैं, लेकिन अर्जुना भी आपको पढ़ना ही है। मैं ऐसा मत करना कि आप सिर्फ मेरे ही नोट्स पढ़ेंगे। आपको किसी भी एक कोचिंग का जो मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी का एक जरूर पढ़िए उसको, लेकिन पहले मेरे नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप उसको पढ़ने जाइए। ये करने के बाद छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर होता है। इंडियन करंट अफेयर के लिए मैंने आपको शुरू से एक दिन से, डे 1 से बोला है कि आपको डेली क्रेज जीके ट्रिक का करंट अफेयर देखना है। मंथ खत्म होता है तो उस मंथ का करंट अफेयर देखना है, और अंतिम में जब आपके किसी कोचिंग के करंट अफेयर की बुक आएंगे तो उससे आप रिवीजन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कर ली होगी तो आपको तकलीफ नहीं देगा करंट अफेयर, नहीं की होगी तो आपको तकलीफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी पे बात की मैंने, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। रिवीजन की बात करें तो कल मैंने आपको बोला था बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की मदद की थी, और 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहे और बहुत ही मजबूत पेशवा थे, जिसके कारण इनका प्रशासन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि छत्रपति जो मेन शासक होते थे उनसे भी ज़्यादा मजबूत ये थे। तो इनके समय में जो सबसे मॉडर्न काम हुई है वो हुई है 1719 में मराठाओं ने मुगलों से एक संधि किया था, जिसको मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा 1719 में एक संधि किया था बालाजी विश्वनाथ ने, और इसके बाद कुछ मराठाओं में शांति रही। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 में आते हैं बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव मस्तानी का मूवी देखे हो वही बाजीराव है ये। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, नेक्स्ट पेशवा बने, और इनका जो साम्राज्य था बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था। आपने मूवी में देखा होगा कि कैसे वो पूरी एरिया को जीतने की कोशिश करते हैं। और इनका साम्राज्य के बारे में एक बात कही जाती है, इनका साम्राज्य अटक से कटक तक था। अटक से कटक तक था। अटक मतलब कृष्णा नदी के किनारे से लेके कटक मतलब उड़ीसा तक इनका साम्राज्य का विस्तार था। और बाजीराव प्रथम का एक स्टेटमेंट भी है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। और ये मुगलों के लिए बोला था इन्होंने। 1724 और 1728 का 2 ईयर इंपॉर्टेंट है इनके लिए। 1724 में सुगर खेड़ा का युद्ध लड़े थे, और 1728 में पान खेड़ा का युद्ध लड़े थे। 1707 में कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था। लेकिन 1724 में सुगर खेड़ा और 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। दोनों बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। सुगर खेड़ा का युद्ध मुबारिज खान के साथ हुआ था, और पाल खेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क के साथ हुआ था। दोनों ही केस में बाजीराव प्रथम की जीत हुई थी। उस मूवी में बताया गया था कि उनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बने थे? नाना साहब। तो नाना साहब अब हमारे इसके बाद नेक्स्ट शासक होंगे बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय, इनका नाम हो गया है बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय। इससे पहले के दोनों पेशवाओं के नाम को इंक्लूड करके इनका नाम बना गया था,
क्योंकि इनका नाम था नाना साहब, तो इनको एक राजाओं टाइप का नाम मिलना चाहिए था, नहीं तो सब बोलेंगे नाना जी नाना जी। तो इसलिए इनको एक नाना मतलब राजाओं टाइप का नाम दिया गया, और वो नाम था बालाजी बाजीराव विश्वनाथ टू। ये 1741 में बहुत सारा धनराशि इकट्ठा करते हैं और अपने शासन को बहुत मजबूत करते हैं। इन्हीं के समय में जो साहू थे उनकी मृत्यु हो गई, और साहू की मृत्यु के होते होते बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय लोग बहुत ज़्यादा, पेशवा लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। और इन्हीं के समय में 1750 में राजा राम द्वितीय का राज्याभिषेक किया गया छत्रपति के रूप में। छत्रपति की उपाधि लिए राजा राम द्वितीय, और 1750 में राजा बन गए। लेकिन 1750 में एक संधि हुई थी, संगोला की संधि। राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच में एक संधि हुई, संगोला की संधि 1750। इसमें क्या बोला गया कि अब क्या होंगे, जो राजा होंगे वो नाम मात्र के शासक होंगे, संपूर्ण शासन संचालन पेशवा ही करेंगे। तो राजा राम द्वितीय के समय में 1750 में संगोला की संधि हुई, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय इसमें शासन कर रहे थे। इन्हीं के समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे, लूट के लिए भारत आए थे, और मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ ने लड़ाई लड़ा था। लेकिन पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी, अब्दाली की जीत हुई थी। और इस हार की सूचना नाना साहब को मतलब बालाजी बाजीराव विश्वनाथ द्वितीय को किसने दिया था? एक व्यापारी ने दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। पढ़ते रहना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना है। कल मिलेंगे नए रिवीजन के साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।